बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। पहले के ज़माने में एक नेक बादशाह था। एक मर्तबा बादशाह अपने वज़ीरों के साथ सैर के लिए निकला। जंगल के करीब डेरे डाले गए। जब खाने का वक्त हुआ तो दस्तरखान बिछाया गया। इतने में बादशाह ने देखा कि एक बहुत बड़े दरख्त पर एक बंदर बैठा हुआ सब कुछ खामोशी के साथ देख रहा है। उसमें बंदरों वाली कोई भी हरकत नहीं थी। बादशाह ने कहा कि थोड़ा सा खाना इस बंदर के सामने भी डाल दो। नौकरों ने थोड़ा सा खाना उस बंदर के सामने भी डाल दिया। बंदर पेड़ से नीचे उतर कर आता है और एक ठीकरी को लेकर कोयले से कुछ लिखता है और फिर बंदर ने वो ठीकरी बादशाह को दे दी। ठीकरी पर लिखा हुआ था, मैं ऐसे खाना नहीं खाऊंगा, बल्कि जैसा दस्तरखान बादशाह के लिए लगाया गया है वैसा ही मेरे लिए भी लगाया जाए। बादशाह को ये देखकर बड़ी ही हैरानी हुई। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसके लिए भी एक ऐसा ही दस्तरखान लगाया जाए जैसा कि मेरे लिए लगाया गया है। उसके बाद बंदर दरख्त से नीचे उतर कर आया और खाना खाकर फिर से दरख्त के ऊपर चढ़ गया। अचानक आसमान पर काले रंग के बादल छा गए। नौकरों ने जल्दी जल्दी सारा सामान समेटा। बादशाह ने नौकरों से कहा कि एक टाट का टुकड़ा बंदर के सामने रख दो, कहीं वो भीग न जाए। नौकरों ने टाट का टुकड़ा बंदर के पास लाकर रख दिया। बंदर ने फिर कुछ ठीकरी पर लिखा और बादशाह को दे दिया। उस पर लिखा हुआ था, जैसा खैमा बादशाह के लिए लगाया गया है वैसा ही खैमा मेरे लिए भी लगाया जाए, तब मैं आऊँगा। बादशाह के कहने पर वैसा ही खैमा बंदर के लिए भी लगाया गया। इतने में बारिश शुरू हो गई। वो बंदर दरख्त से नीचे उतरकर अपने खेमे के अंदर चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह जब वापस जाने लगा तो बादशाह ने नौकरों से कहा कि जाओ और बंदर से पूछ कर आओ क्या वो हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। तो बंदर ने फिर ठीकरी पर कुछ लिखा, जैसा हाथी बादशाह के लिए तैयार किया गया है वैसा ही हाथी मेरे लिए भी तैयार किया जाए, तब मैं जाऊंगा। बादशाह बंदर के अंदर दिलचस्पी लेने लगा और उसके लिए भी अपनी जैसी सवारी तैयार करवाई। जब महल के पास पहुंचे तो बादशाह ने हुक्म दिया कि जो खैमे नौकरों के लिए हैं उनमें से एक खैमा बंदर को भी दे दिया जाए। लेकिन बंदर ने फिर से लिख कर दिया, जैसा महल बादशाह के लिए है वैसा महल मेरे लिए भी बनवाया जाए, फिर मैं वहाँ रहूंगा, वरना मैं वापस जंगल में चला जाऊंगा। बादशाह के पास एक और महल भी था जहाँ वो बहुत कम आया जाया करता था। वो महल बंदर को दे दिया गया। बादशाह की बीवी और नौकरों को बंदर से बहुत ज्यादा चिढ़ हो गई थी। उधर बंदर ने बादशाह के महल में भी आना जाना शुरू कर दिया। बंदर मुकदमे बहुत गौर से सुनता। जब बादशाह कोई गलत फैसला लेने वाला होता तो बंदर बादशाह के हाथ से फौरन कागज को लेकर फाड़ देता। कलम से सही फैसला लिख कर बादशाह के हाथ में दे देता। शुरू में तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर बादशाह समझ गया कि बंदर की वजह से वो बहुत सारी गलतियों से बच गया है। उस बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी। बादशाह अपनी बेटी से दिलो जान से ज्यादा मोहब्बत करता था। बंदर को देखने का शौक बादशाह की बेटी को भी पैदा हो गया। एक दिन शहजादी अपनी सहेलियों के साथ बंदर को देखने के लिए आई। जब बंदर ने शहजादी को देखा तो उसे देखकर वो घूरने लगा। शहजादी बंदर के डर से महल के अंदर भाग गई और उसके बाद से ये होने लगा कि शहजादी जब भी बन सवर कर अपना चेहरा आईने में देखती तो पीछे से बंदर का चेहरा नजर आ जाता। पता नहीं कैसे बंदर उसके कमरे में घुस जाता। एक दिन बंदर ने पर्ची में कुछ लिखकर शहजादी के हाथ में थमा दिया। उस पर्ची में लिखा हुआ था, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? यकीन करो मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ। शहजादी जानती थी कि ये तहजीबमंद बंदर है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। धीरे धीरे शहजादी को बंदर से हमदर्दी हो गई। जब ये बात बादशाह तक पहुँची तो उसे ये बात अच्छी न लगी कि बंदर उसकी बेटी के कमरे में आता जाता है। बादशाह अगले दिन बंदर से मिलने के लिए उसके पास आया। बंदर महल में मौजूद था। बादशाह कहने लगा कि देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। मैंने तुम्हारी हर बात को माना, तुम्हें अपनी बराबरी का दर्जा दिया। शायद दूसरा कोई बादशाह तुम्हारे साथ ऐसा ना करता, और अब तुमने मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया है। ये बात मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगी। इससे पहले कि मैं कुछ सख्त कदम उठाऊं, तुम बाज आ जाओ। बंदर झट से महल से कागज और कलम लेकर आया और कुछ लिखकर बादशाह को दे दिया। उसमें लिखा हुआ था कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। बादशाह तो ये पढ़कर हक्का बक्का रह गया कि अपनी फूल जैसी शहजादी की शादी इस बंदर से तो कभी भी नहीं हो सकती। बादशाह ने कहा कि ऐसा तो मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं हो सकता। बंदर ने लपक कर बादशाह के कमर से तलवार निकाली और दूसरे हाथ से लिखा, अगर ऐसा आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं आपको मारकर आपकी बेटी से शादी कर लूंगा। आप मेरे मोहसिन हैं, आपने मुझे इस महल में रखा, मेरे खाने पीने का इंतजाम किया। मैं आपको मारकर अपने हाथ आपके खून से रंगना नहीं चाहता। बादशाह अपनी मौत को सामने देखकर तो कहने लगा, अच्छा मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो।
बादशाह अपने महल वापस आ गया। वो बहुत परेशान हुआ। एक तरफ बेटी थी और दूसरी तरफ उसकी अपनी जान। सारी रात टहलते हुए उसने परेशानी में गुजार दी, लेकिन अपनी बीवी को उसने कुछ भी ना बताया। वो जानता था कि बीवी को जैसे ही पता चलेगा वो सारा महल अपने सर पर उठा लेगी। सुबह होने तक बादशाह फैसला कर चुका था कि वो अपनी जान दे देगा, लेकिन अपनी बेटी की शादी बंदर से कभी भी नहीं करेगा। वो कुछ नसीहतें करने के लिए अपनी बेटी के पास गया कि बेटी, कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें अपनी माँ को कैसे देखना है और सल्तनत को कैसे संभालना है। शहजादी ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि अब्बा जान, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता करे। बादशाह ने कहा, मेरी बेटी, वो बंदर मेरे पीछे पड़ गया है और मुझसे कहता है कि मैं उसकी शादी तुमसे करवा दूं, वरना वो मुझे जान से मार देगा। लेकिन ये तो नामुमकिन है। मैं तुम्हारी शादी उसे भला कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारी माँ ने उसे कत्ल के कई बार मंसूबे किए, लेकिन वो हमेशा नाकाम रही। वो बंदर आज भी जिंदा फिरता है। बादशाह कहने लगा कि मैं जाकर बंदर को साफ साफ बता देता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ कभी भी नहीं कर सकता। उसके बाद शायद वो मुझे मार दे। तुम अपनी माँ के साथ तय खाने में छुप जाना और उस वक्त तक बाहर ना निकलना जब तक वो बंदर यहाँ से चला ना जाए। और शहजादी ने कहा, अब्बा जान, आपकी जान इतनी बेकार तो नहीं है। आप मेरे वालिद ही नहीं, इस सल्तनत के बादशाह भी हैं। आप जाकर बंदर से मेरी शादी के लिए हाँ कर दीजिए। आखिरकार शहजादी ने जैसे तैसे अपने बाप को मना ही लिया। बादशाह ने बंदर को अपनी रजामंदी बताई और बंदर ने कहा, आप शादी की तैयारियां शुरू कर दें। मलका को जब ये बात मालूम हुई तो उसने सारा महल अपने सर पर उठा लिया। निकाह वाले दिन बादशाह ने मलिका को एक कमरे में बंद कर दिया और शहजादी का निकाह उस बंदर के साथ करवा दिया। शहजादी रुखसत होकर बंदर के महल में चली गई। अगले दिन जब शहजादी महल वापस आई तो बहुत ज्यादा खुश थी। मलिका ने जब ये देखा तो हैरान रह गई। मलिका बोली, बेटी, तुम खुश हो? शहजादी बोली, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। शहजादी दिन में अपने बाप के महल में रहती और रात के वक्त वो बंदर के पास उसके महल में चली जाती। एक बार रात के वक्त मलिका ने नौकरानी वाला लिबास पहना और बंदर के महल में चली गई। शहजादी के कमरे का दरवाजा बंद। मलिका ने दोनों की बातें सुनना शुरू की। अंदर से किसी मर्द के बोलने की आवाज आ रही थी। मलिका ने ताले के सुराख से अंदर झांका तो देखा कि शहजादी एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान के साथ बैठी हुई है। वो शहजादी के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा है। ये देखकर मलिका हैरान रह गई। सोचने लगी, अच्छा तो ये बात है, तभी तो मैं कहूँ कि मेरी बेटी भला इस बंदर के साथ इतना ज्यादा खुश कैसे रह सकती है। अब मलिका वहाँ से पलटकर जाने लगी। उसको एक तरफ बंदर की खाल पड़ी हुई नजर आई। मलिका सोचने लगी कि इतनी मोटी खाल बंदरों वाली ये अपने ऊपर पहनकर भला क्यों रखता है और बंदर बना क्यों फिरता है। अगर मैं इस खाल को जला दूं तो फिर ये कभी भी बंदर नहीं बनेगा। ये सोचकर वो बंदर की खाल को उठाकर अपने महल में ले आती है और उस खाल को आग लगा देती है। उधर मलिका ने बंदर की खाल को आग लगाई। इधर शहजादे को जलन महसूस हुई। शहजादा बचाव बचाव करके गायब हो गया। हैरान कुल शहजादी अपने वालिद के महल में वापस आती है तो देखती है उसकी वालिदा ने बंदर की खाल को आग लगा दी थी। शहजादी ने जल्दी जल्दी वो आग बुझाई। शहजादी को पता चल गया कि उसकी माँ का ये कारनामा है। वो रो रो कर कहने लगी, है अम्मा जान, आपने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। आखिर आपकी क्या दुश्मनी है मुझसे? उसकी अम्मा ने कहा, बेटी, मुझे क्या पता था कि मैंने तो सोचा कि मैं वो बंदरों वाली खाल अगर जला दूंगी तो वो बिल्कुल नौजवानों की तरह मेरा जमाई राजा बना रहेगा। शहजादी ने कहा कि अम्मी जान, मैंने आपको कहा था ना कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। अब आपको ठंडक पड़ गई है। माँ शहजादी की तमाम बातों को सुनकर परेशान थी। जब बादशाह को पता चला तो बादशाह ने नौकरों को भेजा, लेकिन कहीं से भी बंदर की कोई खबर ना मिली। अब शहजादी ने जोगन वाले कपड़े पहन लिए और शहजादे की तलाश में निकल गई। जंगल जंगल सहरा सहरा वो भटकती फिरती। उसके पाँव में छाले पड़ गए। शहजादी का रंग रूप पूरी तरह से बदल गया। एक रात शहजादी उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उस पेड़ के ऊपर चकोर और चकोरी बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। शहजादी उनकी बातें सुन रही थी। चकोर दरअसल एक परिंदा होता है। चकोरी ने चकोरे से कहा कि क्या बात है चकोर, तू इतना परेशान क्यों है? चकोरे ने कहा कि क्या बताऊं, यहाँ से यूरोप की तरफ एक शहजादा है, मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। उसके सारे जिस्म पर बड़े बड़े औले पड़े हैं, वो सो भी नहीं सकता। सारे तबीब और हकीम उसका इलाज कर कर के हार गए हैं, कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा। चकोरी ने पूछा, शहजादे की ये हालत भला कैसे हुई? चकोरे ने कहा कि किसी जालिम ने शहजादे को जलाकर मारने की कोशिश की थी। शहजादे की जान तो बच गई, लेकिन उसका सारा जिस्म जल गया। चकोरी ने कहा कि
اے چکورے، کیا ہمارے شہزادے کی دکھ کا کوئی علاج نہیں ہے؟ چکورے نے کہا ہے، اگر کوئی ہماری پیٹھیں اکٹھی کر لے اور انہیں سندل کے ساتھ گھس کر 40 دن تک روزانہ صبح شام شہزادے کو لگائے تو شہزادے کے سارے زخم بھر جائیں گے۔ شہزادی سمجھ گئی کہ یہ میرے شہزادے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ چکوری چکورا تو صبح ہوتے ہی اڑ گئے۔ شہزادے نے ان کی ساری پیٹھیں اکٹھی کی اور ایک طبیب کے بھیس میں وہ یورپ کی طرف چل پڑی۔ وہاں سے کچھ ہی میل کی دوری پر شہزادی کو ایک شہر نظر آیا۔ شہر بہت زیادہ خوبصورت تھا، لیکن وہاں کی ہر چیز پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ وہاں کے لوگ بہت زیادہ پریشان تھے اور اپنے کام کو انجام دے رہے تھے۔ شہزادی جس سے پوچھتی، اس کی پریشانی کی وجہ پوچھتی، تو سارے بتاتے کہ ان کے شہزادے کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ شہزادی نے بازار سے سندل خریدا اور دوسری دوائیں لی اور ضروریات کا سامان خرید کر شہزادے کی شاہی محل میں پہنچ گئی اور پہرے داروں سے کہنے لگی کہ جا کر بادشاہ سے کہو کہ ہمالیہ کے پہاڑوں سے ایک طبیب آیا ہے، وہ شہزادے کا علاج کرے گا۔ پہرے دار بھاگتا ہوا بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے فوراً اندر بلا کر لاؤ۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو ابھی نوجوان ہے، یہ شہزادے کا بھلا کیا علاج کرے گی؟ اتنے بڑے بڑے طبیب اور حکیم جس کا علاج نہ کر سکے۔ پھر بھی بادشاہ نے کہا کہ تم بھلا کیا کر لو گے؟ بڑے بڑے طبیب اور حکیم ہار چکے ہیں۔ شہزادی بولی، اگر 40 دن میں شہزادہ ٹھیک نہ ہوا تو جو چور کی سزا وہی میری سزا۔ یہ سن کر بادشاہ نے خوشی سے ہاں کر دی اور شہزادی نے کہا کہ مجھے شہزادے کے ساتھ والا کمرہ چاہیے تاکہ میں دن رات شہزادے کی دیکھ بھال کر سکوں۔ بادشاہ کے حکم پر شہزادی کو شہزادے کے ساتھ والا کمرہ دے دیا گیا۔ شہزادی نے علاج شروع کیا اور مہینے بھر ہی میں شہزادہ پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا، لیکن زخم ابھی تھوڑے تھوڑے باقی تھے، جیسے کہ چکوری اور چکورے نے 40 دن کی بات کی تھی۔ اسی طرح شہزادی شہزادے کی خدمت کرتی رہی اور بادشاہ نے اسے بہت بھاری انعامات دینے کی تیاری کر رکھی تھی اور شہزادہ اس طبیب کا دل سے شکر گزار تھا۔ لیکن ہوا یوں کہ 40 دن شہزادی نے شہزادے کے جسم پر وہ لیپ کیا اور وہاں سے نکل گئی اور اپنے محل کی طرف لوٹ آئی۔ شہزادی نے وہاں سے آنے سے پہلے شہزادے کی انگوٹھی ضرور اس سے مانگ لی تھی اور شہزادے کی انگوٹھی اپنے ساتھ لے کر وہ اپنے والد کے محل پر واپس آ گئی۔ ادھر شہزادے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ طبیب چلا گیا ہے۔ محل میں شہزادے کی صحتیابی کی تیاریاں بہت زور و شور سے ہو رہی تھی، لیکن طبیب کا دور دور تک کوئی بھی اتا پتہ نہیں تھا۔ شہزادہ بہت پریشان تھا اور بادشاہ بھی حیران تھا کہ کیسا طبیب تھا جو بغیر ایک پیسے کا تقاضا کیے ہوئے خاموشی کے ساتھ یہاں سے چلا گیا۔ شہزادہ جب مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا تو اس کو اپنی نئی نویلی دلہن کی یاد آئی۔ ایک دن وہ اپنے والد سے اجازت لے کر شکار کے بہانے سے نکلا اور سیدھا اپنے سسرال چلا گیا۔ اس نے شاہی لباس پہن رکھا تھا، اس کے ساتھ فوج کا ایک شاہی دستہ بھی تھا۔ نوکروں نے اسے بڑے ہی احترام کے ساتھ محل میں بٹھایا اور بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ بیٹی کے غم میں وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو چکا تھا۔ شہزادے نے بڑے ہی ادب کے ساتھ بادشاہ کو سلام پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا، بیٹا تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ شہزادہ معلوم ہوتے ہو، لیکن میں تمہیں نہیں جانتا ہوں اور میں نے تو اس سے پہلے تمہیں کبھی بھی نہیں دیکھا۔ شہزادے نے کہا، اے میرے محسن، آپ بھلے ہی مجھے نہیں جانتے لیکن میں آپ کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ میں تو آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ دراصل میں وہی بندر ہوں جس کو آپ نے اپنی برابری کا درجہ دیا تھا، اپنے محل میں رکھا، کھلایا پلایا اور اپنی بیٹی کے ساتھ میری شادی کر دی۔ بادشاہ نے خوشی سے اور حیرت سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیسے ممکن ہے؟ شہزادے نے کہا کہ آپ کو میں اپنی کہانی بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتائیے کہ میری دلہن کہاں ہے؟ بادشاہ نے کہا، بیٹا وہ تمہارے جانے کے بعد اسی محل میں اکیلی رہتی ہے۔ شہزادہ وہاں خوشی سے بھاگا، محل کے اندر گیا۔ شہزادی غم کی تصویر بنی بیٹھی تھی، پھول سا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ شہزادے کو اپنے سامنے دیکھ کر شہزادی کو یقین ہی نہیں آیا۔ شہزادے نے کہا، ہاں شہزادی، تمہاری محبت مجھے یہاں کھینچ کر لائی ہے۔ تمہاری ماں نے تو مجھے مارنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میرا سارا جسم بڑے بڑے اولوں سے بھر گیا تھا، میرے بچنے کی تو کوئی امید نہ تھی۔ شہزادی نے کہا کہ پھر تم بھلا کیسے ٹھیک ہوئے؟ شہزادے نے اسے بتایا۔ شہزادی نے کہا، اچھا پھر تو آپ نے اس حکیم کو بہت مالا مال کر دیا ہوگا۔ شہزادے نے کہا، نہیں، حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے ہم سے کچھ بھی نہیں لیا سوائے میری ایک انگوٹھی کے، اور وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ شہزادی نے اسے انگوٹھی دکھاتے ہوئے پوچھا، کیا یہی آپ کی انگوٹھی ہے؟ شہزادے نے کہا، ہاں، لیکن یہ تمہارے پاس کیسے آئی ہے؟ شہزادی نے کہا کہ کیونکہ وہ طبیب کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھی۔ پھر شہزادی نے اسے پوری کہانی سنائی۔ شہزادی نے کہا،
मेरी माँ भी आपकी दुश्मन नहीं। जब मेरी माँ ने आपको इंसान बना हुआ देखा तो उसने बंदर की खाल को जला दिया कि ना ये खाल होगी ना आप दोबारा बंदर बनेंगे। शहजादी बोली, गलती आपकी भी है कि आपने मुझे कभी भी बंदर बनने की वजह ना बताई, वरना मैं उस खाल को अपनी जान से ज्यादा हिफाजत के साथ रखती। शहजादे ने कहा कि दरअसल मुझे ये सारी बातें बताने का कभी मौका ही नहीं मिला। तकरीबन 1 साल पहले की बात है, मैं शिकार के लिए निकला और मेरे साथ नौकर भी थे। जंगल में मुझे एक हिरन नजर आया। मैंने उस पर तीर चलाया। वो हिरन मेरे आंखों से ओझल हो गया। मैं उस हिरन की तलाश में निकला। मैं इतना आगे निकल गया कि मेरे साथ जो लोग थे वो सब के सब पीछे रह गए। मैं अपने साथियों से बिछड़ चुका था। मैंने देखा कि सहरा के पास एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। उनके करीब एक 10-12 साल का बच्चा भी वो बुजुर्ग रो रहे और उस बच्चे की टांग से खून बह रहा था। वो बुजुर्ग रो रो कर उस शख्स को बददुआएं देते जा रहे थे जिसने उस बच्चे की टांग पर तीर मारा था। मुझे देखकर बुजुर्ग ने गुस्से से कहा, तुम इंसान हो या बंदर हो, तमीज तो तुम्हें छू कर भी नहीं गुजरी है। बस ये उनके कहने की देर थी। मैं फौरन इंसान से बंदर की शक्ल में तब्दील हो गया। अब जंगल जंगल भटकता फिरेगा, तुझे कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। उनकी बददुआओं से और अपनी हालत से मैं इतना परेशान हुआ, मैंने उनके पांव पकड़ लिए। रो रो कर उनसे माफी मांगने लगा। मेरी इस हालत को देखकर उस बच्चे को मुझ पर तरस आ गया। उसने अपने दादा से कहा कि दादा जान, जब इंसान अपनी गलती को मान ले तो उसे माफ कर देना चाहिए। हमें चाहिए कि हम उसे माफ कर दें। लड़के ने जब बहुत ज्यादा इसरार किया तो बुजुर्ग ने कहा, देख उसे सीख, तूने उसके साथ क्या किया और तेरी भलाई मांग रहा है। खैर, मैं अपनी बददुआ तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसे कम कर सकता हूँ। साल भर तो बंदर ही रहेगा। जब कोई लड़की तुझसे हमदर्दी करते हुए शादी के लिए तैयार हो जाएगी तब तू अपनी असली हालत में वापस लौट आएगा। अगर 1 साल से पहले तेरी शादी हो गई तो सिर्फ अपनी बीवी के सामने ही तू इंसान की शक्ल में आ सकेगा। मजबूर होकर मैं वहाँ से आके मैं वापस अपने महल भी नहीं जा सकता था और मेरा कोई और ठिकाना भी नहीं था। 6 महीने तक मैं जंगल में ही यूं भटकता रहा कि उसके बाद मेरी मुलाकात तुम्हारे वालिद के साथ जंगल में हो गई, जो मुझे वहाँ से अपने साथ महल लेकर आ गए। फिर बादशाह ने तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी और आगे की सारी बातें तुम अच्छी तरह से जानती हो। शहजादे की ये बातें खत्म ही नहीं हुई थी कि मलिका और बादशाह ने सारी गुफ्तगू सुन ली। फिर मलिका ने शहजादे से माफ़ी मांगी और शहजादे ने मलिका को माफ़ कर दिया। बादशाह ने कहा कि हमारा कोई बेटा नहीं है, अब तुम मेरे पास रहोगे। शहजादे ने कहा, अभी तो मुझे अपनी दुल्हन को लेकर अपने महल पर जाना है अपने वालिद से मिलवाने के लिए, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपका हाथ बटाने ज़रूर आता रहूँगा। उसके बाद शहजादा अपनी दुल्हन को साथ लेकर अपने वालिद के पास चला गया और फिर दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी को गुजारने लगे। नाजरीन, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।